सभी को नमस्कार। आज 28 जुलाई का दिन है। यह नामवर सिंह का जन्मदिन भी है। नामवर सिंह की यशोगाथा से मैं पिछले 55-60 वर्षों से परिचित रहा हूँ। स्कूल में था तब तक तो उनका नाम इतना नहीं सुना था, पर जब महाविद्यालय में पहुंचा, भले ही हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं था, फिर भी नामवर सिंह की चर्चा यदा कदा सुनने में आती थी। हिंदी विभाग के प्राध्यापकों को जब सुनता था, सागर विश्वविद्यालय में एमए करने जब पहुंचा, तो एक प्रकार से नामवर सिंह से मेरा बादरायण संबंध भी स्थापित हुआ। इस तरह से हुआ कि मैं उस विश्वविद्यालय में छात्र और बाद में अध्यापक हुआ, जिसमें डॉक्टर नामवर सिंह भी अध्यापक रहे। ये बात दूसरी है कि उन्हें नौकरी से हटाया गया था। नामवर सिंह गर्व से कहा करते थे, जैसा मुझे बताया गया, कि मैं सागर विश्वविद्यालय का बर्खास्त प्राध्यापक हूँ। किन कारणों से उन्हें हटाया गया था, इसको लेकर अनेक किंवदंतियां सुनने को मिलती थी। जब हम एमए में थे और जब सागर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हुए, उस समय भी। बाद में नामवर सिंह से, डॉक्टर नामवर सिंह से, हिंदी के मूर्धन्य यशस्वी आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह से व्यक्तिगत परिचय और संपर्क भी हुआ। फिर वर्षों संपर्क बना रहा। पहली बार व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत उस समय हुई जब उज्जैन में वे आए थे। कमलेश दत्त त्रिपाठी के बुलाने पर वे उज्जैन आए। कमलेश दत्त त्रिपाठी उज्जैन में कालिदास अकादमी के निदेशक बनकर के आए। उन्होंने कालिदास अकादमी की सारी तस्वीर बदल दी, एक शिखर पर उसको पहुंचा दिया। उनके बुलावे पर पंडित विद्यानिवास मिश्र और नामवर सिंह भी आए। उनके बुलावे पर काशी के मूर्धन्य पंडित उस समय के, वे सब आए। बड़ी संगोष्ठियां, चर्चाएं, परिसंवाद उस समय कालिदास अकादमी में हुए। और विदेशों से भी बड़े विद्वान आए। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के रूप में कालिदास अकादमी चमकने लगी थी उस समय। अब तो वह चमक गई। जाना ही था, पर नामवर सिंह जी आए जब लगभग 1987 के आसपास कालिदास अकादमी में काल विमर्श पर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने संगोष्ठी आयोजित की। मैं संकोची स्वभाव का रहा हूं, तो मैं तो उनसे मिलने नहीं गया, न उनके पास पहुंचा। नामवर जी मेरे पास अचानक आए और उन्होंने कहा, कहो राधा वल्लभ कैसे हो। मैं उसी से गदगद हुआ कि नामवर जी आए और मुझे संबोधित उन्होंने किया। प्रसंग उनके संपर्क करने का यह था कि मेरी एक किताब छपी थी उसी साल, काव्यशास्त्र और काव्य नाम से, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड से, उनके हिंदी राष्ट्रीय हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत। वह किताब नामवर जी के पास समीक्षा करवाने के लिए पहुंची होगी। नामवर जी आलोचना पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने उस किताब की समीक्षा कराई। समीक्षा उन्होंने वागीश शुक्ल जी से कराई। वागीश शुक्ल जी भी इस काल विमर्श वाली संगोष्ठी में उस साल उज्जैन में नामवर जी के साथ उपस्थित थे। नामवर जी ने मुझसे कहा कि वागीश शुक्ल जी ने जैसी समीक्षा आपकी किताब की लिखी है, मुझे कुछ खराब खराब सी लगी है, और आप वागीश जी के साथ बैठकर उसको एक बार देख लीजिए कि वे उसको उस प्रकार से ना करें, कुछ उसको थोड़ा शोभनीय बना दें। और उस प्रसंग में मैं आगे बात नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बातचीत नामवर जी से हुई। उसके बाद उनसे संपर्क बना रहा। उन्होंने आग्रह किया कि आलोचना के लिए आप लिखा कीजिए। एक बार तो उन्होंने यह भी कहा कि आप केवल आलोचना के ही लिए लिखा कीजिए, जो कि मुझे गवारा नहीं था, लेकिन आलोचना के लिए मैं लेख भेजता रहा। मेरे लिए गौरव की बात थी कि नामवर सिंह संपादक हैं और आलोचना में
मेरे लेख वे प्रकाशित करते हैं। नामवर जी हिंदी के आचार्यगण, अध्यापकगण, शोध छात्रगण कभी उनसे मिलने आते तो मेरी तारीफ उनसे किया करते थे। ऐसा मुझे पता चला जब वो लोग मुझे बताते कि नामवर जी तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। ये अच्छे गुरु का लक्षण मैं मानता हूँ। गुरुतुल्य भी एक तरह से वे हो जाते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी मेरे लिए परम गुरु की तरह हैं। वे उनके पट्ट शिष्य हैं। और नामवर जी की तारीफ मैं इस बात के लिए भी करता हूँ कि उन्होंने शिष्यता बहुत अच्छी तरह निभाई है। कम शिष्य अपने गुरु के प्रति अनिर्ण इस तरह से हो पाते हैं जैसे कि नामवर जी हुए। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का भी मैं बहुत प्रशंसक हूं, पर उनके बारे में मैं यह नहीं कह सकता। वे तो वे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य रहे हैं और शायद नामवर जी के भी रहे हैं और आदरणीय हैं। पर नामवर जी इस बात के लिए भी श्रद्धेय हैं कि गुरु से उन्होंने जो ग्रहण किया उसमें कमाई भी अपनी जोड़ी। और यद्यत् प्रयोग विषय मया भाविकमुपदिश्यते तस्यै तत्तत् विशेष करणात् प्रत्युपदिशति व माम बाला। ये जो गुरु ने अपनी शिष्या के लिए कहा कि जो कुछ सिखाता हूं उसका वो मुझे प्रत्युपदेश सा देने लगती है, विशेष उसमें कुछ जोड़ करके। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से जितना जो कुछ सीखा था वो सब तो नहीं, जैसा उन्होंने कुछ कहा उन्होंने स्वयं ही कहा है। और कमंडलू का दृष्टांत हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया करते थे, उसी को लेकर उन्होंने कहा कबीर का कोई अच्छा दोहा बोलते हुए कि साधु कमंडलू लेकर के सरित सागर सरोवरों तक जाता है लेकिन जल तो उतना ही ले पाता है जितना बड़ा उसका कमंडलू है। ऐसा अपने गुरु और अपने शिष्यत्व को लेकर उन्होंने कहा था। नामवर जी से एक शिकायत मुझे रही है, हालांकि गलती नामवर जी की नहीं मेरी थी। नामवर जी का तो बड़प्पन था उसमें, पर उससे मुझे क्षति कुछ हो गई। एक लेख मैंने कालिदास की मार्क्सवादी समीक्षा पर लिखा और जाहिर है कि आलोचना उसके लिए मौजू पत्रिका थी, आलोचना ही सटीक होती उसके लिए, समीचीन होती। तो मैंने आलोचना में भेज दिया प्रकाशित होने के लिए। नामवर जी वामपंथी समीक्षकों के अगुआ माने जाते थे, आलोचना में भी उस प्रकार के लेख छप सकते थे। मेरा भी रुझान कुछ वामपंथ की तरफ उस समय थोड़ा सा था। मैं उधर गया फिर लौटा। मैं कभी अपने आप को मार्क्सवादी मानता नहीं रहा हूं, पर जो मूलभूत उपपत्तियां हैं उनको मैं स्वीकार करता हूं कि शोषितों और शोषकों के बीच समाज में द्वंद्व तनाव बना रहा है, भारतीय समाज में भी और अन्य समाजों में भी। बहरहाल यह लेख मैंने नामवर जी को भेजा। नामवर जी ने तारीफ की। इस लेख में मैंने वाल्टर रूबेन, रामविलास शर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, रूस के सेरेब्रियाकोफ और अंत में नामवर सिंह, इन पांच समीक्षकों के द्वारा कालिदास को लेकर जो विमर्श किया गया है उस पर प्रति विमर्श मैंने किया था। अब तो यूट्यूब के इस चैनल पर मैंने उसका कुछ अंश, थोड़ा सा अंश बोला भी है और आगे भी बोल सकता हूं। नामवर जी अंतर्देशीय पत्र में जवाब लिखा करते थे। उससे मुझे लगा कि आलोचना इतनी अच्छी पत्रिका है लेकिन उसका कोई संपादकीय कार्यालय नहीं है। टाइप करके जवाब भेजने वाला भी कोई बाबू उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह स्वाभाविक भी था, एक प्रकाशक, हिंदी के एक व्यावसायिक प्रकाशक उस पत्रिका को प्रकाशित करते थे तो इतनी सुविधाएं उनको नहीं दी गई होंगी। लेकिन वे संपादक का कार्य बखूबी करते थे और हाथ से अंतर्देशीय लिख करके जवाब देते थे। अंतर्देशीय पत्र उस समय डाक खाने से मिला करता था, अब तो कदाचित विलुप्त हो चुका है। पहले 25 पैसे में आता था, बाद में जैसा मुझे याद है 35 पैसे उसका दाम हुआ। तो नामवर जी के कुछ अंतर्देशीय पत्र लिखे हुए हाथ से मेरे पास हैं। जवाब में उन्होंने इस लेख को जो मैंने भेजा उसके जवाब में लिखा कि आलोचना में मैं इसे छाप रहा हूँ, अच्छा लेख है, लेकिन आपने मुझ पर जो इसमें लिखा है उसको मैं इसमें से निकाल दूंगा, क्योंकि संपादकीय नैतिकता का तकाजा है कि मेरी चर्चा इस पत्रिका में छपे किसी लेख में न हो।
मैंने इस बात के लिए तो उनकी सराहना की, लेकिन हुआ ये कि इस लेख की कोई प्रति भी यदि मेरे पास होगी तो वह गुम हो गई। और नामवर जी पर जो मैंने 2-3 पृष्ठ उनके कालिदास विमर्श पर जो मैंने लिखा था, वे अब मेरे पास नहीं है। नामवर जी की किसी किताब में वो सब नहीं आया है। उनके व्याख्यानों में जो मैंने उनको कालिदास पर बोलते हुए सुना था, उसकी स्मृति से और 2-1 पत्रिकाओं में जो उनके व्याख्यान कालिदास पर छपे थे, उनके हवाले से मैंने नामवर जी का कालिदास विमर्श उसमें प्रतिविमृष्ट किया था। बहरहाल लेख तो आलोचना के जनवरी-मार्च 1988 के अंक में छपा। बाद में निर्मला चेन ने समीक्षा दशक नाम से एक किताब 80 के दशक में छपी हुई महत्वपूर्ण समीक्षाओं के संकलन की निकाली। उसमें उन्होंने उस लेख को मुझसे आग्रह करके स्वीकार स्वीकृति प्राप्त करके शामिल किया। पर जो मूल प्रति मेरे पास थी, जिसमें कि नामवर जी पर भी अंत में चर्चा थी, वह मेरे पास नहीं है। और उसमें जो कुछ मैंने लिखा था, अब मुझे पूरी तरह से स्मरण नहीं। वह काल के गर्त में समा गया। उसे दोबारा लिखना भी अब संभव नहीं। नामवर जी की हीरक जयंती का आयोजन प्रभाष जोशी ने किया। प्रभाष जोशी तो मुझे नहीं जानते थे, पर उन्होंने फ़ोन से मुझसे बात की कि आपको आना है। ज़ाहिर है कि नामवर जी ने ही मेरा नाम सुझाया होगा। मेरा वक्तव्य उसमें हुआ और मुझे याद है कि जो मैंने बोला था, विषय क्या था, नामवर जी पर नहीं बोलना था, आधुनिक समीक्षा या किसी ऐसे विषय पर बोलना था। मैं जितना बोला नामवर जी सुनते रहे और जब अंतिम वाक्य मैंने बोला तो उन्होंने कहा, वाह वाह, प्रसन्न वदन से उन्होंने कहा। यह मुझे याद है। इसके 10-12 साल बाद कालिदास अकादमी में एक मित्र मिल गए, साहित्य अकादमी में दिल्ली में एक मित्र मिल गए। उन्होंने कहा कि आप, वो भी वहां उपस्थित थे नामवर जी के हीरक जयंती के आयोजन में, और उन्होंने कहा कि इतने साल हो गए, आपका वह वक्तव्य मुझे याद है और नामवर जी अभी तक उसकी सराहना करते हैं। यह मैं नामवर जी की जो गुणग्राहिता है, उसको बताने के लिए कह रहा हूं। मैं उनके सामने काफी छोटा आदमी हूं। नामवर जी के कई व्याख्यान सुनने को मिले और वे वक्ता कितने बड़े हैं यह हर बार अनुभव हुआ। लोग बड़े उत्सुक होकर प्रतीक्षा करते थे कि नामवर जी अब क्या बोलेंगे। उज्जैन में विक्रम कीर्ति मंदिर में एक बार उनका व्याख्यान था। यह भी उसी दौर की बात है जब कमलेश दत्त त्रिपाठी निदेशक थे कालिदास अकादमी के। उनके समय ही आ सकते थे उज्जैन कालिदास अकादमी में नामवर जी, और पारंपरिक बड़े से बड़े पंडित भी काशी के आ सकते थे। कालिदास पर बोल रहे थे नामवर जी और कालिदास के वात्सल्य पर वो चर्चा कर रहे थे। कम लोग ध्यान देते हैं कालिदास ने बच्चों पर जो लिखा है, अनपत्यता की जो उत्कट अनुभूति है कालिदास में, उसकी भी कुछ वो चर्चा कर रहे थे। और मैंने हर बार अनुभव किया कि वे बहुत सटीक श्लोक सही-सही उद्धृत करते हैं। हजारी प्रसाद जी से जो उन्होंने लिया, वो उन्होंने संजोया, यह तो मैंने अनुभव किया। और बात भी वो नई करते हैं कालिदास पर जब बोलते हैं। कभी-कभी चुभने वाली बात भी वो करते हैं। एक बार उन्होंने यह भी कहा था, जो मैंने नामवर विमर्श जो कालिदास का है, कालिदास विमर्श जो नामवर का है, उस पर लिखते हुए कदाचित उस उस लेख में जिसकी मैंने चर्चा आरंभ में की है, उसमें उसका हवाला दिया था कि कालिदास हमको आकर्षित इसलिए भी करते हैं कि अतीत के प्रति हमारा एक व्यामोह है और जो अतीत है हमको सदैव सुहावना लगता है। कालिदास हमको उस कारण बड़े रोमांच से भरे हुए लगते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, किन शब्दों में कहा था मुझे स्मरण नहीं, पर उनके शब्दों का मैंने हवाला अपने उस लेख में उस समय दिया था। उनकी एक यह दृष्टि थी कालिदास के बारे में, पर इस व्याख्यान में उन्होंने यह बात कही कि वात्सल्य की जैसी अनुभूति कालिदास कराते हैं, वह कम मिलती है कविता में। वो चलते रास्ते उस व्याख्यान में उन्होंने पता नहीं कैसे महादेवी वर्मा को लपेट लिया और उन्होंने कहा कि महादेवी छायावाद की इतनी महत्वपूर्ण कवि हैं, पर उनमें वात्सल्य नहीं है कहीं। अब मुझे लगता है कि हिंदी के बड़े-बड़े समीक्षकों का, आचार्यों का भी इस बात पर ध्यान नहीं गया होगा कि ऐसी वात्सल्यमयी, ममतामयी, मातृत्व स्वरूपा जो महादेवी सदैव मानी जाती हैं,
अपने निजी जीवन में कितना वो ध्यान रखती रही हैं। निराला का, अपने से बाद की पीढ़ियों का, लड़कियों का, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा। बड़ी पौरुषमयी थी वैसे महादेवी, क्या दबंग उनकी आवाज थी। कविता में पता नहीं कितनी कोमलता वो डालती हैं, पर बहुत दबंग गई। और इंदिरा गांधी का ही उन्होंने जिस तरह से जिस स्वर में विरोध किया था इमरजेंसी के ज़माने में, मुझे याद है। उनकी कविता में वात्सल्य नहीं आया, इस बात को नामवर सिंह ही कह सकते थे। और यह भी चकित कर देने वाली बात थी, बाद में मैं सोचता रहा कि ऐसा कैसे हुआ कि इतनी करुणामयी, ममतामयी जो महादेवी हैं उनकी कविताओं में बच्चे नहीं, मेरी दृष्टि में गद्यकार वे बहुत बड़ी हैं। और कहीं तो वात्सल्य आया होगा, अब नामवर जी ने कह दिया है, उन्होंने जो रेखाचित्र लिखे हैं, सीधे-सीधे नहीं, कहीं परोक्ष रूप में तो आता ही है। पर नामवर जी ने चलते रास्ते कह दिया कि वात्सल्य एक रस की तरह से तो नहीं, उसकी धार बही महादेवी की कविता में। कालिदास में तो फिर भी बही है। ये उनका कथन विचारणीय मैं मानता हूँ। और हर बार ये लगता है कि नामवर जी एकदम कुछ ऐसी बात कहते हैं जो चमत्कृत करती है, और इसीलिए जनता उनको सुनती है। भारत अंतिम जो बड़ा व्याख्यान उनका सुना भोपाल में, वो भारत भवन में उनका लंबा व्याख्यान था, परंपरा और आधुनिकता पर व्याख्यान था। नामवर जी क्या हैं, उनकी क्या हैसियत है समाज में, ये उसमें अनुभव हुआ कि खचाखच हाल भर गया था। भारत भवन का जो हाल 10-15 श्रोता उसे मुश्किल से कई बार जुटते हैं। मेरे ही अपने व्याख्यान उसमें कई बार हुए, आधा भी नहीं भर पाता है। उसमें तिल रखने को जगह नहीं थी। नामवर जी बोलने वाले थे, बोले भी अद्भुत थे उस समय, उस व्याख्यान में। बहुत तैयारी नामवर जी करते थे, यह तो मैंने देख लिया कि बहुत तैयारी करके वे आते हैं और बहुत सामग्री उनके पास रहती है। नामवर जी के बारे में कई-कई प्रवाद उठाए ही जाते थे और किंवदंतियां भी चलती थीं। वे किताब ही गायब कर देते हैं, जिस किताब से उनको बोलना होता है वो कहीं और अन्यत्र प्राप्त ना हो, ऐसी वे व्यवस्था करते हैं ताकि वे ही उस पर बोल सकें। ऐसा कुछ लोग कहते थे, पता नहीं कितना सच है, लेकिन जब बोलते थे तो समा कुछ अलग ही बंधता था नामवर जी का की वक्तृता का। ये भारत भवन वाला व्याख्यान भी अविस्मरणीय था। और मैंने जाकर के फिर कहा कि अद्भुत लगा आज आपका। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में जो अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, मैं 5 साल कुलपति रहा। मेरे बुलाने पर 2-3 बार नामवर जी उसमें आ गए। एक बार चयन समिति में वे आ गए थे हिंदी की। एक बार हिंदी दिवस पर व्याख्यान के लिए बुलाया था। और नामवर जी तो कई बार हमला करने की मुद्रा में भी आते हैं। पूरे संस्कृत समाज पर उन्होंने हमला सा करते हुए कहा कि आप लोग बहुत यह सब कहते हैं कि संसार की सबसे पुरानी भाषा, आप ही के बीच के एक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बताया है कि जो पुरानी हिंदी है वह बहुत पुरानी है, और जो संस्कृत है उससे अधिक पुरानी वह है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लेख की कटिंग उनके पास थी, उसे नोट्स बना करके वे बोल रहे थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी महान कथाकार और संस्कृत के प्रकांड पंडित। मैंने अभी किशोरीदास बाजपेयी की भी चर्चा की है, रामविलास शर्मा के भाषा चिंतन को लेकर जो कुछ बात मैंने कही है और लिखी भी है, पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी उस दृष्टि से बहुत स्मरणीय हैं। और लगभग उसी समय वे वही बात कह रहे थे कि बोलियों का अस्तित्व तो पहले रहा है। वैदिक संस्कृत के समानांतर और उसके पहले भी कोई तो बोलियां रही ही होंगी। पुरानी हिंदी का आद्य रूप उन बोलियों में देखना चाहिए। यह बात किशोरीदास बाजपेयी भी कह रहे थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी कह रहे थे। गुलेरी जी का लेख उद्धृत करते हुए नामवर जी ने कहा कि मैं इस सब पर जो आपकी मान्यताएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं, और मैं तो रामकरण शर्मा जी को सुनने आया था और कुछ नहीं कहूंगा। रामकरण शर्मा जी कितनी मधुर ललित धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, उसका रसास्वाद मैं करना चाहता था। इतना कहकर वे बोल गए, उतना कहकर वे बोट बैठ गए और अच्छी तरह से हमला उन्होंने किया। जवाब मैंने उनका दिया कि मैंने यही कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि संस्कृत से पूरा पहले कोई बोलियां थी तो क्या हुआ?
ऋग्वेद तो नहीं है, दुनिया का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वह तो हमारे पास है। हमारी पूरी संस्कृति को संजोने का काम तो साहित्यिक निधि में संस्कृत ने किया। हमारे लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आदिवासियों की बोलियां बहुत पहले थी। मैं तो खुद ही कहता आ रहा हूं कि थी, और उनसे निकली होगी हिंदी तो निकल जाए, उससे क्या अंतर पड़ता है। संस्कृत से हिंदी नहीं निकली, भाषा विज्ञान के सारे सिद्धांतों से साबित हो गया। आरोपी भाषा परिवार एक साजिश थी उपनिवेशवादियों की। उसको लेकर के संस्कृत के पंडित जो महिमा मंडन संस्कृत का करते हैं, वो बहुत अनुचित करते हैं, और मैं भी यही कहता हूं कि वे अनुचित करते हैं और बुरा लगता है उनको। लेकिन नामवर जी जो दूसरा पक्ष है, उसको दबा करके और बहुत प्रबल स्वर में अपनी बात करते हैं और हमलावर होकर के करते हैं, यह भी मैंने देखा। लेकिन मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि उनका स्नेह मुझे मिला। और जिस विश्वविद्यालय के लिए वो ये कह करके गए थे कि अब लौट करके नहीं आऊंगा, उसमें जब मैं अध्यक्ष हुआ 1980 में, तो पहली पहली बात जो मेरे दिमाग में आई कि मैं यहाँ विद्यानिवास मिश्र जी को और नामवर सिंह को बुलाऊंगा। संस्कृत के पंडित तो आएंगे। मेरे बुलाने पर पंडित बद्रीनाथ शुक्ल जो काशी के महान नैयायिक, 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े नैयायिकों में से एक, वे आ गए। मेरे बुलाने पर पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी जो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े वैयाकरणों में से एक, वे आ गए, जो अन्यथा नहीं आ सकते थे सागर में। वे लोग आ गए, पर मेरे बुलाने पर पंडित विद्यानिवास मिश्र भी आए। कई बार आए सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के आयोजनों में। और नामवर सिंह आ गए। नामवर सिंह के बारे में यह कहा गया था कि सागर अब कभी नहीं आऊंगा, ऐसा कह करके वे गए। त्रिलोचन शास्त्री आए वहां मुक्तिबोध पीठ पर। वे हंस करके बताया करते थे कि जब मैं आ रहा था दिल्ली से सागर मुक्तिबोध पीठ पर कार्यभार ग्रहण करने, तो नामवर जी से भेंट हुई। मैंने उनसे पूछा कि मैं सागर बुलाऊंगा तो आ जाओगे? तो नामवर जी ने कहा कि अगर नरक में भी बुलाओगे तो आ जाऊंगा। या बहुत हंस करके त्रिलोचन जी बताया करते थे। हालांकि त्रिलोचन जी बहुत सारे आख्यान जो सुनाया करते थे कि ऐसा ऐसा घटित हुआ है, उसकी प्रामाणिकता सदैव संदिग्ध रहती थी। लेकिन मेरे बुलाने पर तो नामवर जी आए, 2 बार आए। काव्यशास्त्र पर संगोष्ठी मैंने की थी, संस्कृत काव्यशास्त्र की नई संभावनाएं, उस पर वे आए। उसमें वे आए और उनको व्याख्यान के लिए मैंने बुलाया। सर हरि सिंह गौर स्मृति व्याख्यान माला में एक व्याख्यान के लिए, उसमें भी व्याख्यान देने के लिए वे आए। संतुष्ट होकर के वे गए। और अंतिम बार जो उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ दिल्ली में, एक कथित रूप से पुनः पाठ श्रृंखला आरंभ की वाणी प्रकाशन ने। उसमें यशपाल के दिव्या उपन्यास पर चर्चा हुई और अनामिका जी उससे जुड़ी हुई थी। और अगली कड़ी उसकी बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, उस पर आयोजित होना थी। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजन हुआ दिल्ली में। नामवर जी को बुलाया गया था, मुझे बुलाया गया। नामवर जी अध्यक्ष थे। पुनः पाठ श्रृंखला नाम दिया गया था उस श्रृंखला का। मेरे पहले जो कुछ लोग बोले, रविकांत जी बोले, जो संयोजक थे बोले, वे सभी पुनः पाठ का बार बार पाठ कर रहे थे। मुझे बोलना था बाणभट्ट की आत्मकथा पर। मैं तो पुनः गलत में बोल गया, पुनर्पाठ वे लोग सब कह रहे थे। श्रृंखला का नाम भी पुनर्पाठ ही था, यही लिखा हुआ था पोस्टरों पर। जो लोग संचालक थे, संयोजक थे, वे भी पुनर्पाठ कह रहे थे। तो मैं तो पुनर्पाठ नहीं कहता, मैंने पुनः पाठ ऐसा शब्द का उच्चारण किया। बाद में नामवर जी बोले अध्यक्ष के रूप में। उस दिन जो बोले थे वो बहुत अभूतपूर्व था। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, बाणभट्ट की आत्मकथा पर ऐसा नामवर जी बोल जाएंगे, वह उतनी कल्पना मैंने नहीं की थी। हालांकि बहुत सारी बातें उस तरह की वे कह चुके थे। दूसरी परंपरा की खोज जो उनकी किताब है उसमें उस तरह की। पर नामवर जी कुछ ऐसा था कि कई बार लगता था कि उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं जब वे बोलना शुरू करते थे। लेकिन धीरे धीरे वे बढ़ाते थे तो शायद सरस्वती उतरती थी,
कुछ अप्रत्याशित सा हो जाता था। यह तो मैं जानता था कि नामवर जी तो पुनर्पाठ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने आरंभ में ये कहा कि आप लोगों ने शायद ये ध्यान दिया होगा कि राधा वल्लभ जी ने पुनर्पाठ पुनर्पाठ नहीं कहा है। आप लोग माला जप रहे हैं जब से पुनर्पाठ पुनर्पाठ इस शब्द की। राधा वल्लभ जी को आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये पुनः पाठ कह रहे हैं। हिंदी के लोग, ये शब्द उनके थे जो मुझे याद है। बाद में तो उसकी जो उनका वक्तव्य था, उसका लिप्यंतर मेरे पास भेजा गया था मेरे वक्तव्य के लिप्यंतर के साथ कि ये दोनों छपेंगे। ये योजना थी कि ये सारे वक्तव्य जो तथाकथित पुनर्पाठ योजना, पुनर्पाठ श्रृंखला के वक्तव्य हैं, वो पुस्तिकाओं में छपेंगे। तो मेरे पास वो वक्तव्य भेजे गए थे। उनके शब्द थे कि हिंदी के लोग ये समझते हैं कि हर कहीं संधि करके और रकार लगा दो, तो पुनर्पाठ पुनर्पाठ आप लोग करते रहते हैं। ये जो बोल रहे हैं इनको सुनिए, ये पुनः पाठ कहते हैं। आइंदा कभी मत लिखिएगा पुनर्पाठ और न बोलिएगा पुनर्पाठ। पुनर्पाठ नहीं होता है, इनसे सबक लीजिए। ये उनका वाक्य उसमें है जो लिप्यंतर में भी इसी तरह से आया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि राधा वल्लभ जी तो संकोची हैं। वे तो आप लोगों से कहेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं कि पुनर्पाठ मत कहा करो, पुनः पाठ कहा करो। पर मैं तो यह कहना आवश्यक समझता हूँ और मुझे तो कहना ही चाहिए। हिंदी के एक अध्यापक के नाते मुझे आपसे कहना चाहिए। जो संस्कृत के पंडित हैं वे लोग आपको बताने नहीं आएंगे। वे तो मजे लेते रहेंगे कि आप लोग गलतियां कर रहे हैं। लेकिन मैं तो अनुरोध करता हूं कि कृपा करके पुनः पाठ लिखिए, पुनः पाठ बोलिए। पुनर्पाठ पुनर्पाठ मत किया कीजिएगा। आंखों को बहुत कष्ट होता है यह देख सुन करके। ये उनके शब्द थे। उसके बाद तो जो उन्होंने बोला है बाणभट्ट की आत्मकथा पर, तो मुझे जितना स्मरण है उसको लेकर के मैं बाद में कभी कहूंगा। लेकिन नामवर जी की स्मृति में, चूंकि आज उनका जन्मदिन भी है, इतना ही कह करके मैं यहाँ पर इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। उस व्याख्यान में मुझे याद है कि संस्कृत के दो अद्भुत श्लोक उन्होंने पढ़े थे। पहली बार मुझे लगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है उस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी संचयिता बनाने के लिए जितना जो कुछ मैंने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, उसमें बहुत कुछ मूल्यवान छूट गया है और वह उस दिन मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।